अभी हमने विभिन्न प्रकाशिक यंत्र जैसे कि नेत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इनके सिद्धांत और कार्यविधि को देखा और इनके कार्यविधि को समझने के लिए हमने प्रकाश को किरण माना, या यूँ कहें कि किरण प्रकाशिकी के आधार पर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की व्याख्या की गई, इनका वर्णन किया गया। और इस समय हमने पूर्ण रूप से प्रकाश के तरंग प्रकृति की उपेक्षा कर दी, लेकिन वास्तव में प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और इसी कारण प्रकाशिक यंत्रों में कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि यदि हम किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब देखें तो वो एक बिंदु प्रतिबिंब ही होना चाहिए, लेकिन प्रकाश की तरंग प्रकृति होने के कारण इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में नहीं होता, बल्कि एक धब्बा, या यूँ कहे कि इस तरंग प्रकृति के कारण वहाँ पर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है। अब ये विवर्तन प्रतिरूप क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब प्रकाश किरण विवर्तन प्रतिरूप देती है, इस विवर्तन प्रतिरूप में केंद्र में प्रकाशित एरिया होता है जिसे हम केंद्रीय उच्चिष्ठ कहते हैं, और इसके दोनों ओर दीप्त और अदीप्त वलय होते हैं, मतलब कुछ प्रकाशित एरिया होता है, फिर वहाँ पर अंधेरा एरिया होता है। इस प्रकार जो दीप्त और अदीप्त वलय हमें इस केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर प्राप्त होते हैं, उसे हम निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ठ के नाम से जानते हैं। यदि लेंस पर समांतर किरणें अपतित हो रही हैं तो किरण प्रकाशिकी के अनुसार लेंस से अपवर्तन के पश्चात सारी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, जिसे हम उस लेंस का फोकस कहते हैं, और वहां पर एक बिंदु प्रतिबिंब का निर्माण होना चाहिए। लेकिन यदि इसी घटना को हम तरंग प्रकाशिकी के आधार पर देखें, यानी कि उस लेंस पर कोई समतल तरंगाग्र अपतित हो रहा है, ये समतल तरंगाग्र किसी वृत्ताकार स्लिट से होकर गुजर रहा है और ये लेंस पर आपतित हो रहा है। इस लेंस का व्यास 2a है मान लीजिए, तो ये समतल तरंगाग्र जब इस लेंस पे आपतित होगा तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा और उसके बाद इस फोकस दूरी पर या इस फोकस तल पर एक बिंदु प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए, पर तरंग प्रकाशिकी के आधार पर वहां पर बिंदु प्रतिबिंब नहीं होगा, बल्कि वहां पर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, जहां केंद्र में एक प्रकाशित एरिया होगा जिसे हम केंद्रीय उच्चिष्ठ कहते हैं, और इसके दोनों ओर दीप्त और अदीप्त वलय मिलेंगे जिसे हम निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ठों के नाम से जानते हैं। और इस केंद्रीय दीप्त वलय की त्रिज्या होगी RO बराबर 1.22 लैम्डा f अपॉन 2a, जहाँ ये 2a इस लेंस का व्यास है या बोल सकते हैं द्वारक का व्यास है, और लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और f फोकस दूरी होती है। मान लीजिए यदि हम किसी प्रकाशिक यंत्र से किसी दूर रखी हुई दो वस्तुओं को देख रहे हैं, यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं तो ये वस्तुएं हमको अच्छे से नज़र आती हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का जो प्रतिबिंब इस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बन रहा है, ये दो बिंदु प्रतिबिंब ना होकर बल्कि दो विवर्तन प्रतिरूप होंगे जो कि हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे इन दो वस्तुओं की बीच की दूरी कम होती जाएगी तो ये तारे धीरे धीरे हमको स्पष्ट नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इनका जो प्रतिबिंब है यानी कि दो विवर्तन प्रतिरूप वो आपस में मिक्स होने लगेंगे, जिसके कारण इन दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाना असंभव हो जाएगा। और किसी भी प्रकाशिक यंत्र की दो वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग देख सकने की क्षमता को ही हम उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। और इन दो वस्तुओं के प्रतिबिंबों को पृथक पृथक देख पाना एक सीमा तक ही संभव है, और इस सीमा को हम उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा के नाम से जानते हैं। और किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता उसकी विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि विभेदन क्षमता बराबर 1 अपॉन विभेदन सीमा। यदि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कम होगी तो उसकी विभेदन क्षमता अधिक होगी, और जिस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता अधिक होती है उस यंत्र को
अच्छा माना जाता है। तो जिस टेलीस्कोप से बहुत ही समीपवर्ती वस्तुओं को भी स्पष्ट देखा जा सकता है, वो टेलीस्कोप ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी विभेदन क्षमता भी अधिक होगी। हमारा नेत्र भी एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जिसमें लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी सहायता से ही हम अपने आसपास की रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। मान लीजिए आप एक खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े हैं और उस खिड़की में जाली लगी है। आप उस खिड़की से बहुत दूर हैं, तो उस जाली में जो पास पास तारे हैं वो आपको नज़र नहीं आती, बल्कि आपको खिड़की का पूरा व्यू दिखता है। आप नहीं समझ पाते कि दो तारे कितने पास पास हैं, या दो तारों के बीच में आप अंतर नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे आप उस खिड़की के पास आते हैं, उसमें लगी जाली के तार भी हमको अच्छे से स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। वो इसलिए कि हमारे आँखों की भी एक निश्चित विभेदन सीमा है। हम दो वस्तुओं को कब पृथक रूप से स्पष्ट देख पाते हैं, जब दोनों वस्तुओं के द्वारा हमारी आंखों में बनाया गया कोण 1 मिनट का हो, यानी कि 1/60 डिग्री का हो। जब हम दूर खड़े होते हैं तो इन जाली के दोनों तारों के द्वारा हमारी आंखों में बनाया कोण 1 मिनट से, या यूँ कहें 1/60 डिग्री से कम होता है। इसलिए दोनों तारें अलग अलग नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम पास आते जाते हैं तो इनके द्वारा हमारी आंखों में बनाया कोण 1 मिनट से अधिक होते जाता है, इसलिए दोनों तारें अलग अलग नज़र आती हैं। साइंटिस्ट रेले ने किन्हीं दो वस्तुओं को अलग अलग देखने के लिए 3 स्थितियों में अलग अलग शर्तें बताई। हम 3 कंडीशन में वस्तुओं को देख सकते हैं। या तो दोनों वस्तुएं वेल रिजॉल्व्ड हो, मतलब अच्छे से अलग अलग दिख रही हों, या तो जस्ट रिजॉल्व्ड, मतलब अभी बस अलग अलग दिखना शुरू हुआ हो, या तो अनरिजॉल्व्ड, यानी कि दोनों आपस में मिक्स हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं। और ये कब होगा, इसको समझने के लिए प्रतिरूप को देखते हैं। प्रतिरूप में केंद्र में उच्चिष्ट होता है और उसके बाद द्वितीयक उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं। यदि इनका ग्राफ देखें तो इस प्रकार का पैटर्न मिलता है। सेंटर में उच्चिष्ट, उसके बाद निम्निष्ट, उसके बाद पहला द्वितीयक उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट। इस प्रकार ये प्रतिरूप दोनों ओर केंद्रीय उच्चिष्ट के फैला हुआ होता है। अब वस्तुएं कब अलग अलग दिखेंगी, इसके लिए हम दो वस्तुओं के प्रतिबिंबों को देखते हैं। ये प्रतिबिंब विवर्तन प्रतिरूप हैं। मान लीजिए ये दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब का विवर्तन प्रतिरूप है। जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे से काफी दूर होती हैं तो ये विवर्तन प्रतिरूप अलग अलग होते हैं, मतलब ये स्पष्ट नजर आ रहे हैं। जब ये पास आते जाते हैं उसी कंडीशन में दोनों वस्तुएं अब हमको पृथक पृथक नजर नहीं आती हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये दोनों प्रतिबिंबों के विवर्तन प्रतिरूप में जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उनके बीच की दूरी मान लीजिए y है, और पहले वाले प्रतिबिंब के विवर्तन प्रतिरूप का केंद्रीय उच्चिष्ट और दूसरे वाले के पहले निम्निष्ट के बीच की दूरी x है। तो ये y और x का जो संबंध है वही दर्शाता है कि दो वस्तुएं वेल रिजॉल्व्ड होंगी, जस्ट रिजॉल्व्ड होंगी या फिर अनरिजॉल्व्ड होंगी। मान लीजिए पहले कंडीशन में ये y का मान x के मान से बहुत अधिक है। उस कंडीशन में ये दोनों विवर्तन प्रतिरूप एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट होगा और इसीलिए दोनों वस्तुएं पृथक पृथक नजर आएंगी और हम यूँ कह सकते हैं कि ये वेल रिजॉल्व्ड की कंडीशन होगी। दूसरा यदि हम लेते हैं जहाँ पर y बराबर x हो, उस कंडीशन में ये दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे से थोड़े से मिक्स होते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जो दो वस्तुएं हमने ली थी वो जस्ट रिजॉल्व्ड होंगी, मतलब अभी बस एक दूसरे से अलग दिख रही होंगी। तीसरी कंडीशन लेते हैं जब y का मान x के मान से लेस हो,
उस कंडीशन में यहाँ देखें तो ये विवर्तन प्रतिरूप एक दूसरे से मिक्स हो गए, यानी कि दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे से मिक्स हो गए। इसका मतलब जो वस्तु है वो भी एक दूसरे से मिक्स नजर आ रही होगी, और ये अनरिजॉल्व की कंडीशन होगी जहां पर दोनों वस्तुएं पृथक पृथक नजर नहीं आएंगी। प्रकाशिक यंत्र दूरदर्शी दूर में स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के काम आता है। यदि दूर में कोई दो तारे या खगोलीय पिंड है जिसको हम दूरदर्शी की सहायता से देख रहे हैं, इन दो अलग अलग तारों को पृथक पृथक देख पाने की क्षमता ही उस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है, और ये निर्भर करती है इसकी विभेदन सीमा पर। हम जानते हैं कि विभेदन क्षमता बराबर 1 विभेदन सीमा होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी। मान लीजिए दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। इन दो तारों से प्रकाश आ रही है। अब ये दोनों तारों का प्रतिबिंब इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा एक दो विवर्तन प्रतिरूप होगा, और जब तक ये दोनों विवर्तन प्रतिरूप स्पष्ट होंगे, अलग अलग होंगे, तब तक ये वस्तु अलग अलग नजर आएगी। जब ये दो तारे एक दूसरे के पास आते जाएंगे तो ये कोण अल्फा जो इस अभिदृश्यक लेंस पर इन दोनों वस्तुओं के द्वारा बन रहा है ये भी कम होते जाएगा, और धीरे धीरे ये विवर्तन प्रतिरूप भी एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो वह कोण जहाँ तक इन दोनों वस्तुओं का विवर्तन प्रतिरूप पृथक है, जस्ट रिजॉल्व है, वो कोण कहलाता है इस दूरदर्शी की विभेदन सीमा, और तभी तक ये दोनों तारे अलग अलग नजर आएंगे। यदि इन दोनों तारों के बीच का कोण इस विभेदन सीमा से कम हो जाता है तो ये दो तारे उस समय इस टेलीस्कोप के द्वारा रिजॉल्व नहीं किए जा सकते, और इस टेलीस्कोप की विभेदन सीमा यानी अल्फा का मान बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जहाँ पर लैम्डा ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है और डी इस अभिदृश्यक लेंस का व्यास है। हम जानते हैं विभेदन क्षमता बराबर 1 विभेदन सीमा, तो विभेदन क्षमता बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, यानी कि d अपॉन 1.22 लैम्डा, यानी रिजॉल्विंग पावर अधिक होने के लिए लैम्डा का मान कम होना चाहिए, या फिर जो अभिदृश्यक लेंस हमने लिया है उसका डायामीटर अधिक होना चाहिए। और यही कारण है, आप देखे होंगे टेलीस्कोप में जो सामने का लेंस रहता है जिसके सामने वस्तु रखी जाती है वो बड़ा होता है, और जो आईपीस लेंस है जिसके सामने आप आंख रखते हैं वो लेंस का डायमीटर छोटा होता है। अभिदृश्यक लेंस के डायमीटर अधिक होने के दो फायदे हैं। पहला तो उसका रिजॉल्विंग पावर अधिक होगा, दूसरा डायमीटर अधिक होने के कारण वो ज़्यादा प्रकाश को संग्रहित करेगा, बहुत सारा प्रकाश इकट्ठा करेगा, जिससे कि उससे बनने वाला प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनेगा। तो एक अच्छे टेलीस्कोप के लिए उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होनी चाहिए, उसकी विभेदन क्षमता अधिक होनी चाहिए, और उसके प्रकाश को संग्रहित करने की क्षमता भी अधिक होनी चाहिए। प्रतिबिंब कितना ब्राइट बनेगा? प्रतिबिंब का ब्राइटनेस और अभिदृश्यक लेंस के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि जितना अधिक व्यास का अभिदृश्यक लेंस होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा और उससे बनने वाला प्रतिबिंब उतना ही चमकीला होगा। इसी प्रकार किसी भी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता भी उसके अभिदृश्यक लेंस के सामने रखे दो अलग अलग वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग देख पाना होता है, और ये दो अलग अलग वस्तुओं का प्रतिबिंब एक निश्चित सीमा में ही अलग अलग दिखाई देता है। हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने दो वस्तुएं रखी गई हैं। इन दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बनेगा, पर ये बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब बिंदु प्रतिबिंब ना बनकर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा यदि हम प्रकाश को तरंग प्रकृति के आधार पर समझें।
और जब इन दोनों वस्तुओं को पास लाया जाएगा तो इनका विवर्तन प्रतिरूप भी आपस में मिलेगा, जिसके कारण ये दोनों वस्तुएं अलग अलग नहीं दिखाई देंगी। तो हम उस सीमा को ले रहे हैं जहां पर ये दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब अभी भी अलग अलग है, और ये या यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों वस्तुएं जस्ट रिजॉल्व हैं। ये जो दूरी है d, ये इस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाएगी। हमने देखा कि जब हम आँख और दूरदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो हम दो वस्तुओं के द्वारा बनाया हुआ कोण ले रहे हैं, जहां तक ये दो वस्तु अलग अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप में हमने विभेदन सीमा को इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ली, क्योंकि माइक्रोस्कोप में वस्तुएं पास पास होती हैं, इसलिए हम दूरी को विभेदन सीमा कहते हैं। लेकिन जब वस्तु दूर हो तो हम उनके बीच के बनाया हुआ कोण को विभेदन सीमा के रूप में दर्शाते हैं। और इस विभेदन सीमा को हम इस सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, d बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन बीटा, जहां पर लैम्डा उपयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है और ये बीटा इन वस्तुओं के द्वारा बनाया गया अर्ध शीर्ष कोण है। एक्चुअली किसी वस्तु की प्रकाश किरणों के द्वारा उस ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो मैक्सिमम कोण बन रहा है वो कहलाता है अर्ध शीर्ष कोण, और इसी आधार पर माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता 1/d होती है। तो ये हो जाएगी 2 साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। मान लीजिए हम इन वस्तुओं और अभिदृश्यक लेंस के बीच में कोई माध्यम रख दें जिसका अपवर्तनांक म्यू हो। उस कंडीशन में विभेदन सीमा हो जाएगी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा, और विभेदन क्षमता हो जाएगा 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। और इस सूत्र से हम देखें तो विभेदन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? उपयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में रखे माध्यम के अपवर्तनांक पर, और ये अर्ध शीर्ष कोण बीटा पर। तो यदि अर्ध शीर्ष कोण बीटा का मान अधिक हो तो भी रिजॉल्विंग पावर अधिक होगा। या फिर हम इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो माध्यम रखा है वो माध्यम अधिक अपवर्तनांक का लेते हैं, तभी भी इसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। और विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए ही ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप बनाया जाता है, जिसमें कि वस्तु को भी ऑयल में इमर्श करके रखते हैं, और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इस माइक्रोस्कोप का वो भी उसी ऑयल में ही इमर्ज रहता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो माध्यम है यानी कि ऑयल, उसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इस माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर भी अधिक होती है। और जैसा कि सूत्र से हमने देखा कि रिजॉल्विंग पावर तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम विजिबल लाइट के स्थान पर अल्ट्रावायलेट लाइट लें, अल्ट्रावायलेट लाइट का तरंग दैर्ध्य विजिबल लाइट से कम होता है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट इस्तेमाल करने वाले माइक्रोस्कोप की भी रिजॉल्विंग पावर अधिक होगी, और इसीलिए ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जाता है, जिसकी रिजॉल्विंग पावर साधारण माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर से अधिक होती है। यदि हमको रिजॉल्विंग पावर और बढ़ाना हो तो हम इस अल्ट्रावायलेट लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज लेते हैं, मतलब हाई स्पीड में चलते हुए इलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं, और ये हाई स्पीड में चलते हुए इलेक्ट्रॉन एक कम वेवलेंथ वाले तरंग की तरह कार्य करते हैं, जिसका तरंग दैर्ध्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बाकी माइक्रोस्कोप की तुलना में सबसे अधिक होती है।